जय हिंद दोस्तों। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। वेलकम टू पास एकेडमी। आज हम डिस्कशन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, एसएसजीडी पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, 4 सेक्शन से क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ठीक है तुम्हारे, तो उससे जाने से पहले थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ये हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल है, जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक और टेलीग्राम। ये हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड, इसमें भी क्लास आप देख कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज एक पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी सेक्शन से देख, तो व्हिच मेरिडियन इज जनरली अपोजिट टू द प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो मेरिडियन के ऊपर क्वेश्चन है। फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन आस्क करता है एसएसजीडी में। ठीक है, तो मेरिडियन, मेरिडियन क्या है, व्हाट इज कॉल्ड द मेरिडियन। तो मेरिडियन जनरली क्या होता है, जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कहते हैं। ओके, या फिर लॉन्गिट्यूड क्या जाता है, लॉन्गिट्यूड कितना होता है ना, 316 नंबर, 316 नंबर, 360 हमारा लॉन्गिट्यूड लाइन्स है। लॉन्गिट्यूड कैसा होता है ना, नॉर्थ से लेके साउथ तक ये जो लाइन्स कनेक्ट करता है ग्लोब के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, मेरिडियन कहते हैं। ठीक है, तो ग्लोब के ऊपर ये जो लाइन दिख रहा होगा ड्रॉ होता हुआ, ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक कनेक्ट करते हैं, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स या फिर मेरिडियंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा मेरिडियन है अपोजिट टू द प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो प्राइम मेरिडियन का अगर डिग्री पता है नहीं, तो प्राइम मेरिडियन का कितना डिग्री है, प्राइम मेरिडियन मतलब प्राइम मेरिडियन कितना डिग्री है, 0 डिग्री। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट में कौन सा मेरिडियन होता है, 0 डिग्री मेरिडियन। ये तो ऑलरेडी कॉट हो चुका है, प्राइम मेरिडियन के हो गया। तो 180 डिग्री मेरिडियन या फिर 360 डिग्री मेरिडियन या फिर 100 डिग्री मेरिडियन, कौन सा मेरिडियन है बताओ। 180 डिग्री मेरिडियन, बहुत अच्छा। दोज हु आर गिविंग द आंसर 180 डिग्री मेरिडियन। ओके, 180 डिग्री मेरिडियन, 180 डिग्री मेरिडियन को और क्या कहते हैं, इसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, तो इस जो मेरिडियन के हिसाब से हमारे पूरा वर्ल्ड को कितने टाइम जोन में डिवाइड किया गया है ना, 24 टाइम जोन। ठीक है, 24 टाइम जोन। और इंटरनेशनल डेट लाइन के हिसाब से हम टाइम जोन डिफाइन करते हैं। तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो 180 डिग्री मेरिडियन है, इसका राइट साइड में जितने सारे कंट्री होते हैं वो सारे क्या होते हैं ना, प्लस टाइम जोन में आते हैं। ठीक है, पॉजिटिव टाइम जोन या प्लस टाइम जोन। और इसका लेफ्ट साइड में जितने सारे कंट्री आते हैं वो नेगेटिव टाइम जोन में आते हैं। टोटल हमारा 24 टाइम जोन है। और 1 डिग्री जो हमारा होता है, तो 15 डिग्री का हमारा गैप होता है एक मेरिडियन के बीच में से दूसरा मेरिडियन, इसके बीच में जो गैप होता है वो 15 डिग्री का गैप होता है। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट कौन हो जाएगा, 180 डिग्री मेरिडियन, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। देखो, व्हिच डेट इज कंसिडर्ड टू बी द विंटर सोलास्टिक्स। ठीक है, ये हमारे ग्लोब के ऊपर ही क्वेश्चन है। विंटर सोलास्टिक्स कौन सा डेट को हम कहते हैं। ठीक है, सोलास्टिक्स का मतलब क्या है, जहाँ पे हमारा क्या होता है, डे। ठीक है, विंटर सोलास्टिक है, यहाँ पे डे क्या होगा ना, डे शॉर्ट एंड नाइट लॉन्ग। ठीक है, तो कौन सा, जून 21, 21 या दिसंबर 22 या मार्च 21 या सितंबर 23, कौन सा डेट को हम विंटर सोलास्टिक्स कहेंगे। ओके, दिसंबर 22 या 21, इसको हम विंटर सोलास्टिक कहते हैं। अगर समर सोलास्टिक की बात करते हैं, वो कौन हो जाएगा, जून। ठीक है, ये हमारा है समर सोलास्टिक। ठीक है, जो हमारा मार्च को हम क्या कहेंगे, ये हमारा ऑटमनल इक्विनस। ओके, ऑटमनल इक्विनस, इसको हम 23 सितंबर को हम क्या कहेंगे, वर्नल इक्विनस। ओके, जहाँ पे इक्विनॉक्स का मतलब क्या है, जहाँ पे डे और नाइट का लेंथ क्या होता है, सेम होता है। डे एंड नाइट का जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ ये सेम होता है, इसको हम इक्विनॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो सोलास्टिक्स में जैसे समर सोलास्टिक्स में क्या होगा ना, डे लॉन्ग होगा और नाइट छोटा होगा, और विंटर सोलास्टिक्स में डे छोटा होगा और नाइट बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है, इसको हम विंटर सोलास्टिक कहते हैं। देखो, तो हर्माटन, ठीक है, तो हर्माटन एक विंड का नाम है। ठीक है, हर्माटन इज एन विंड दैट इज ए व्हिच टाइप ऑफ विंड, यहाँ पे डी वहाँ पे चला गया है। ठीक है, इट इज ए व्हिच टाइप ऑफ विंड। ठीक है, हॉट एंड ड्राई विंड है, या फिर कोल्ड एंड ड्राई विंड, या फिर वेरी कोल्ड विंड, या हॉट एंड मॉइस्ट विंड, कौन सा विंड होगा। तो हर्माटन को हम कौन सा टाइप ऑफ विंड कहते हैं। ठीक है, बताओ रे, कौन सा होगा, हॉट एंड ड्राई विंड। ओके, तो बहुत ही गर्म हवा होता है, और उसके साथ साथ इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता। तो जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट नहीं होगा,
कंटेंट नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है ना, ड्राई होता है, ठीक है। तो मॉइस्चर कंटेंट मतलब वाटर वेपर कंटेंट, वो अगर नहीं है तो डेफिनेटली इसको हम क्या कहेंगे, ड्राई विंड कहेंगे, ठीक है। हॉट एंड ड्राई विंड है हर्माटन, ठीक है। जैसे चिन्नुक है, ठीक है, ये सारे भी विंड होता है। हमारे इंडिया में लू बहता है, वो भी एक हॉट एंड ड्राई विंड है। तो व्हिच जोन ऑफ द अर्थ इज नोन एज मोस्टली कोल्ड जोन ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो अर्थ को हमारे कितने जोन में डिवाइड किया गया है पता है नहीं, ठीक है। हमारा अर्थ, अगर हम ग्लोब की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे अर्थ में इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर कौन सा डिग्री पे है, 0 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। ये इक्वेटर यहाँ पे है। तो यहाँ पे 3 जोन में डिवाइड किया गया है ऐसे, ठीक है। जो पहला जोन होता है वो कहाँ पे है, नट बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक, ठीक है। तो ये 23 डिग्री हाफ नॉर्थ टू लेके 23 डिग्री हाफ साउथ, ठीक है। इसके बीच में जो जोन लाइज करता है उसको हम कौन सा जोन कहते हैं, टॉरिड जोन कहते हैं, ठीक है। तो सबसे एक्सट्रीमली यहाँ पे क्या होता है ना, सन का स्ट्रेट रेज गिरता है, ठीक है। इसलिए हम इसको कौन सा जोन कहते हैं ना, टॉरिड जोन, ठीक है। उसके बाद क्या आता है ना, 23 डिग्री हाफ नॉर्थ से लेके 66 डिग्री हाफ नॉर्थ, ओके। यहाँ पे नीचे भी 23 डिग्री हाफ साउथ से लेके 66 डिग्री हाफ साउथ के बीच में हमारा जो जोन आता है, ये हमारा मॉडरेटली हीट जोन है। ना ही यहाँ पे ज़्यादा गर्म होता है, ना ही ज़्यादा ठंडा होता है। इसलिए ये जोन को हम कौन सा जोन कहते हैं, ये जोन इज कॉल्ड टेम्परेट जोन, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्दर्न टेम्परेट जोन ये वाला है, 23 डिग्री हाफ नॉर्थ से लेके 66 डिग्री हाफ नॉर्थ, मतलब यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके क्या होगा ना, आर्कटिक सर्कल तक, ठीक है, वहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेके अंटार्कटिक सर्कल तक जो 66 डिग्री हाफ है, ठीक है, हाफ साउथ है। तो उसके बीच में जो जोन लाइज करता है उसको हम फ्रिजिड जोन कहते हैं, सॉरी टेम्परेट जोन कहते हैं। उसके बाद लास्ट में 66 डिग्री हाफ नॉर्थ से लेके यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ, इसके बीच में जो जोन लाइज करेगा ये वाला जोन, इसको हम कौन सा जोन कहेंगे, इसको हम कहेंगे फ्रिजिड जोन, ठीक है। एक्सट्रीम कोल्ड, ठीक है, फ्रिजिड जोन, ये एक्सट्रीम कोल्ड है। यहाँ पे भी 66 डिग्री हाफ साउथ, मतलब अंटार्कटिक सर्कल से लेके साउथ पोल तक, तो यहाँ पे 90 डिग्री साउथ, इसके पोल के बीच में जो जोन है इसको हम कौन सा जोन कहेंगे, ये हमारा हो जाएगा साउथ फ्रिजिड जोन, ओके। ये भी हमारा एक फ्रिजिड जोन है। तो यहाँ पे पूछा है अर्थ में कहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडा होता है, कोल्ड जोन। तो यहाँ से कहाँ से पता चल गया है, नहीं बताओ रे अभी, कौन सा जोन होगा ना, फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन इज कॉल्ड द एक्सट्रीमली कोल्ड। तो कहाँ से लाइज करता है तुम बताओगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 66 डिग्री हाफ एंड हाफ नॉर्थ टू 90 डिग्री नॉर्थ, साउदर्न हेमिस्फीयर में 66 डिग्री हाफ साउथ टू 90 डिग्री साउथ, ओके। तो यहाँ पे मतलब ये जोन है, ये वाला फ्रिजिड जोन है साउदर्न पार्ट में, साउदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न पार्ट में ये वाला फ्रिजिड जोन है, ठीक है। देखो, व्हाई इंडिया इज टेकिंग +5:30 एज इट्स लोकल टाइम जोन। अभी मैंने जैसे बताया इंडिया के पूरा वर्ल्ड में कितने टाइम जोन है, 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। तो इंडिया +5:30 को ही अपना टाइम जोन के हिसाब से क्यों लिया है, क्योंकि इंडिया के अंदर क्या है ना, इट हैज़ 2 टाइम जोन, ना इट हैज़ नो टाइम जोन, ना इसमें 3 टाइम जोन है, ना इट हैज़ मैक्सिमम टाइम जोन। आंसर क्या होगा बताओ, क्या होगा बताओ। इंडिया के अंदर 2 टाइम जोन है, ठीक है। इंडिया इज क्रॉसिंग और लाइज बिटवीन द 2 टाइम जोन, और टाइम जोन कौन है, +5 एंड +6, ठीक है। तो इंडिया के अंदर हमारा 2 घंटे का टाइम गैप होता है, यहाँ पे गुजरात से लेके यहाँ पे ईस्टर्न में हमारा अरुणाचल प्रदेश से लेके यहाँ पे गुजरात तक, ठीक है। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में हमारा कितना घंटे का गैप होता है ना, 2 आवर्स का, ओके। 2 आवर्स का टाइम गैप होता है। तो इसको मेकअप करने के लिए ना हम +5 टाइम जोन के हिसाब से अपना कंट्री का टाइम डिफाइन करते हैं, ना ही +6 के हिसाब से। इसीलिए इसका बीच वाला एक जोन लेते हैं, उसको हम +5:30 कहते हैं, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर से पास करता है, ठीक है। मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर, इसको हम इंडियन का IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर है, वो हमारा स्टैंडर्ड जोन है, जिसको हम +5:30 टाइम जोन के हिसाब से जानते हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर 2 टाइम जोन है। तो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए या फिर एक कॉमन टाइम पूरा इंडिया में सर्कुलेट कराने के लिए हमने क्या लिया है, ना ही +5 लिया है, ना ही +6 लिया है, हमने +5:30 को लिया है एज आवर टाइम जोन। इसलिए क्योंकि इसके अंदर 2 टाइम जोन है, इसीलिए हमने +5:30 को अपना टाइम जोन के हिसाब से पकड़ा हुआ है, ठीक है। Which soil is good for cotton cultivation? तो कॉटन कल्टीवेशन ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, ये आराम से कोई देखने से ही बता देता है। कॉटन कल्टीवेशन के लिए कौन सा सॉइल जरूरत है, लैटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, क्ले सॉइल या रेड सॉइल, कौन सा सॉइल गुड है कॉटन कल्टीवेशन में क्या चाहिए, मैक्सिमम अमाउंट है
मैक्सिमम अमाउंट में सनलाइट भी चाहिए, ठीक है, और उसके साथ साथ वाटर रेनफॉल चाहिए 200 से लेके 300 सेंटीमीटर रेनफॉल भी चाहिए, ठीक है। मतलब ये मेनली खरीफ क्रॉप के टाइम पे होता है। तो कौन सा सॉइल ये बेस्ट है बताओ? ब्लैक सॉइल, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल इज बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन, ठीक है, ब्लैक सॉइल। तो क्ले सॉइल में हमारा जनरली पैडी होता है, व्हीट होता है इसमें। रेड सॉइल में तुमने देखा होगा ओनियन होता है, पोटैटो होता है, इसको हम कल्टीवेशन करते हैं। लेटरल सॉइल के अंदर शुगर केन, ओके, जितने सारे पल्सेस है वहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं। तो ब्लैक सॉइल में हम कॉटन का कल्टीवेशन करते हैं। देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ज्योग्राफी से। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पार्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो इंडिया का नॉर्थ से लेके साउथ पार्ट तक, नॉर्थ से लेके साउथ पार्ट में डिस्टेंस कितना है? 3214 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, या 3456 किलोमीटर, या 4567 किलोमीटर? बताओ। इंडिया का ये बेसिक मैप स्किल है। इंडिया का नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस और ईस्ट से वेस्ट का डिस्टेंस ये पता होना चाहिए, हमेशा ये वाला पता होना चाहिए विथ नेबरिंग कंट्री। बताओ, ये बेसिक क्वेश्चन है। नॉर्थ से साउथ में डिस्टेंस कितना है इंडिया का? बताओ रे, कितना है? 3214 किलोमीटर, ओके। और ईस्ट से वेस्ट में डिस्टेंस कितना है? 2933 किलोमीटर, ठीक है। तो ईस्ट से वेस्ट में डिस्टेंस कितना है? 2933, और नॉर्थ से साउथ में डिस्टेंस है 3214। तो ए ऑप्शन होगा, ठीक है। Which river system is considered as the lifeline of India, ठीक है। इंडिया का लाइफलाइन मतलब यहाँ पे रिवर सिस्टम की बात कर रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इंडिया के अंदर तुमने एक चैप्टर पढ़ा होगा, कौन सा चैप्टर, जिसको हम ड्रेनेज चैप्टर कहते हैं, ठीक है। ड्रेनेज चैप्टर जहाँ पे हम 3 रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से रिवर सिस्टम? इंडस रिवर सिस्टम, ओके, इंडस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, और एक है गंगा रिवर सिस्टम, ओके। ये 3 रिवर सिस्टम के बारे में हम ड्रेनेज चैप्टर में मोस्टली पढ़ते हैं, या फिर हमारा जहाँ पे रिवर सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लाइफ लाइन ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। तो कौन सा रिवर सिस्टम होगा? इंडस रिवर सिस्टम, या गंगा रिवर सिस्टम, या ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम? मैक्सिमम कौन सा रिवर का ट्रिब्यूटरीज या कौन सा रिवर इंडिया के अंदर फ्लो हुआ है? बताओ कौन सा रिवर? गंगा रिवर, बहुत अच्छा, ठीक है। ये सबको पता है, इंडिया के अंदर सबसे बड़ी रिवर, या फिर हम मानते हैं जिसको सबसे होली रिवर या फिर पवित्र रिवर मानते हैं, वो गंगा रिवर, ठीक है। इसका सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी यमुना, और उसके साथ साथ अदर ट्रिब्यूटरीज मिलके कौन सा प्लेन बनाते हैं रे इंडिया के अंदर? उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन या फिर इंडो गैंगेटिक प्लेन, इंडो गैंगेटिक प्लेन, ठीक है। ये प्लेन बनाते हैं। सबसे हाईली फर्टाइल एरिया है ये वाला, कहाँ पे लाइज करता है ना? बिलो द नॉर्दर्न माउंटेन। ये जो हमारा हिमालयन माउंटेन है उसके नीचे वाला जो एरिया है, जो फ्लोट प्लेन है, यहाँ से जितने सारे रिवर निकले हैं, गंगा रिवर निकला है, यमुना रिवर निकला है, और उसके जितने सारे ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, ये सारे नॉर्दर्न प्लेन में फ्लो होते हैं। इसीलिए इस रीजन में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, और फर्टाइल सॉइल भी यहाँ पे मिलता है। मैक्सिमम पीपुल्स यहाँ पे रिसाइड करते हैं, इसलिए यहाँ पे फर्टाइल रीजन है। तो गंगा रिवर सिस्टम के इसलिए लाइफ लाइन ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। इंडस रिवर सिस्टम कहाँ पे, किसका लाइफ लाइन है? इंडस रिवर मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट रिवर कहाँ पे? पाकिस्तान का, ठीक है। पाकिस्तान का जो इंपॉर्टेंट रिवर इंडस है, इंडस का मैक्सिमम पार्ट पाकिस्तान प्लेन के अंदर फ्लो होता है, इसलिए उसका लाइफ लाइन है। ब्रह्मपुत्र रिवर इसका जो मेघना के नाम से फ्लो होता है आगे चल के बांग्लादेश के अंदर। तो बांग्लादेश के अंदर जो लाइफ लाइन अगर बात करेंगे वो ब्रह्मपुत्र रिवर हो जाएगा, ठीक है। इंडिया का जो साउदर्न पार्ट मतलब ये वाला पेनिनसुला पार्ट है, साउदर्न पार्ट में जो रिवर फ्लो होते हैं उनको हम पेनिनसुला रिवर कहते हैं। सबसे बड़ा रिवर है गोदावरी, ठीक है। कृष्णा, कावेरी ये सारे फ्लो होते हैं, लेकिन सबसे गोदावरी सबसे बड़ा रिवर है, इसलिए इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं, दक्षिण गंगा, ठीक है। ठीक है, देखो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, इसको पहले हेलिज नेशनल पार्क भी कहते थे, इसका नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी रखा गया है। इसको अदर नेम भी जानते हैं। कौन से स्टेट में लाइज करता है? उत्तराखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या राजस्थान? बताओ कौन से स्टेट में? ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, एसएसजीडी के अंदर बहुत सारे टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया है। बताओ उत्तराखंड, ठीक है। आज जो मैंने क्वेश्चन उठाए सारे, ओके, उस पेपर से उठाया है जहाँ पे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम पे, क्योंकि एसएसजीडी के अंदर जो रिटिन वर्क इतना टफ नहीं होता, ये सारे बेसिक क्वेश्चन है, ये नॉलेज में रहना चाहिए, ठीक है। तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लाइज करता है, ठीक है। ओडिशा के अंदर भी 2 नेशनल पार्क है, कौन सा है? एक है भितरकनिका, ओके,
भितरकनिका नेशनल पार्क और एक हमारा कौन सा नेशनल पार्क है, सिमिल पार्क। ओके, ये नेशनल पार्क है। वेस्ट बंगाल के अंदर सुंदरबन नेशनल पार्क सबसे बड़ा, ठीक है। राजस्थान के अंदर रणथंभौर नेशनल पार्क, ठीक है। ये सारे याद रखना, इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो यहाँ पे एक बैरेज का नाम दिया गया है, फरक्का बैरेज, ठीक है। तो फरक्का बैरेज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो फरक्का बैरेज कौन सा स्टेट में लाइज करता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल, ठीक है। बताओ कौन सा स्टेट्स में लाइज करता है फरक्का बैरेज, एमपी या राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल, बताओ। फरक्का बैरेज का एमपी। देखो उसके बाद हिस्ट्री या कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये क्या दिखता है, हमारा हिस्टोरिकल मोनूमेंट है, क्या है ये, लाल किला, रेड फोर्ट। पहला क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से, ठीक है। द नाइन्थ मंडल, ठीक है, द नाइन्थ मंडल ऑफ ऋग्वेद, ऋग्वेद संहिता या ऋग्वेद के अंदर नाइन्थ मंडल किसको डेडिकेटेड किया गया, व्हिच गॉड इज डेडिकेटेड, ठीक है। सोमो गॉड या फिर पुरुष सूक्त या फिर गोत्र या फिर गायत्री मंत्र, बताओ रे कौन सा गॉड को डिक्लाइन किया गया है नाइन्थ मंडल, तो द सोमो गॉड। ओके, यस, प्यूरिटी, गॉड ऑफ प्यूरिटी के नाम से जानते हैं इनको, सोमो गॉड, ठीक है। और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाले भी हो जाते हैं, गायत्री मंत्र कौन सा पार्ट में है, कौन सा मंडल में, थर्ड मंडल। ओके, थर्ड मंडल में हमारा कौन सा मंत्र है, जैसे ऋग्वेद। ओके, ऋग्वेद के अंदर थर्ड मंडल में हमारा गायत्री मंत्र, ये किसको डेडिकेटेड किया गया है गायत्री मंत्र, ये हमारा सन गॉड, ओके, सूर्य को। ओके, सूर्य या फिर सावित्री, ठीक है। सावित्री अगर लिखा होगा तो वहां पे टिक करना, सूर्य भी लिखा होगा तो गायत्री मंत्र। ओके, पुरुष सूक्त किसका पार्ट है, ये यजुर्वेद का पार्ट है, यजुर्वेद का पार्ट है पुरुष सूक्त। गोत्र जनरली हम क्लांस को ऊपर डिफाइन करते हैं। देखो, व्हाट सिंबल रिप्रेजेंट द बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध। एंशिएंट हिस्ट्री का लेटर पार्ट में दो इंटरमीडिएट रिलीजन आया था, एक है बुद्धिज्म, दूसरा है हमारा जैनिज्म, ठीक है। तो बुद्धिज्म का एस्टेब्लिशर कौन थे, गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध का बर्थ को कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट करता है, बोधि ट्री, लोटस, हॉर्स या व्हील। ओके, कौन सा होगा, हाँ, लोटस, ठीक है। लोटस के साथ और एक सिंबल था, कौन सा सिंबल रे, बुल, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, बुल। ओके, लोटस एंड बुल हमारे बर्थ को या फिर जन्मों को रिप्रेजेंट करता है, इट इज रिप्रेजेंट द, ओके, जन्म, ठीक है। बोधि ट्री को हम क्या कहते हैं, इट इज द सिंबल ऑफ एनलाइटमेंट, सिंबल ऑफ एनलाइटमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड निर्वाणा, निर्वाणा लिखा होता है, ठीक है। हॉर्स इज सिंबलाइज फॉर महापरि, दैट इज कॉल्ड महाविनिशी कर्म, कर्म जिसको हम क्या कहते हैं, जो घर छोड़ के चले गए, ठीक है। तो महाविनिश कर्म, डिपार्चर, डिपार्चर फ्रॉम होम, ठीक है। विल रिप्रेजेंट क्या करता है, इट रिप्रेजेंट करता है धर्म चक्र परिवर्तन, परिवर्तन, जिसको हम फास्ट सरमन कहते हैं, ठीक है। फास्ट सरमन मतलब जो भगवान बुद्ध ने पहला अपना जो टीचिंग दिया था, ठीक है, तो वो रिप्रेजेंट करता है विल, जिसको धम्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। तो बोधि ट्री एनलाइटमेंट। देखो, द रूलर ऑफ व्हिच डायनेस्टी वाज द फर्स्ट टू मेक लैंड ग्रांट टू द ब्राह्मण्स, ठीक है। तो कौन सा डायनेस्टी के अंदर लैंड ग्रांट दिया जाता था, किनको, ना ब्राह्मण्स को। तो पहले जमाने में, पहले टाइम पे ब्राह्मण्स को सबसे ज़्यादा या फिर हायर पोजीशन में रखा गया था, ठीक है। तो हायर पोजीशन में, क्योंकि ये क्या करते थे, रूलर्स को क्या प्रोवाइड करते थे, मतलब जो सलाह मशवरा होता है, मतलब एडवाइस, ठीक है। तो एडवाइस प्रोवाइड करते थे किसको, ना किंग को। इसलिए इनको पहले क्या किया जाता था, लैंड का ग्रांटिंग दिया था, जिसको हम क्या जनरली कहते हैं, मतलब इनको जागीर प्रोवाइड करना, ठीक है। ये सिस्टम पहले कौन सा डायनेस्टी में स्टार्ट हुआ था, मौर्यन डायनेस्टी में या फिर सुंग डायनेस्टी में, सातवाहन डायनेस्टी में या खानवा डायनेस्टी में। कौन सा डायनेस्टी पहले ब्राह्मण लोगों को अपना क्या प्रोवाइड कर रहे थे, लैंड ग्रांट दे रहे थे या फिर जमीन देते थे, तो मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है। तो मौर्यन डायनेस्टी के अंदर पहले स्टार्ट किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। इसका एस्टैब्लिशर कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, ठीक है।
ये किसके हेल्प में एस्टेब्लिश किए थे ना, इन्होंने चाणक्य के हेल्प में, ठीक है। चाणक्य, जिनको हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं, चाणक्य और कौटिल्य के नाम से भी इनको जाना जाता है। इन्होंने लिखा था क्या, इनका एक रचना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के राइटर्स हैं चाणक्य, या फिर इनको विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य कहते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ये कौन सा डायनेस्टी को मतलब इराडिकेट करके अपना डायनेस्टी एस्टेब्लिश किए, वो है हमारे कौन सा डायनेस्टी था, इसके बाद नंद डायनेस्टी, ठीक है। नंद डायनेस्टी को इरेडिकेट करके इन्होंने अपना डायनेस्टी एस्टेब्लिश किया था। नंद डायनेस्टी का किंग कौन थे उस टाइम पे, धनानंद, ठीक है। धनानंद को हरा के ये अपना डायनेस्टी एस्टेब्लिश करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, मौर्य डायनेस्टी। देखो, गरुड़ वाज एडॉप्टेड एज डायनेस्टिक एम्बलम, ठीक है। डायनेस्टिक एम्बलम मतलब बहुत सारे डायनेस्टी के अंदर क्या होता है, एक डायनेस्टी का साइन होता है, ठीक है। तो गरुड़ एक जैसे मान लो एक पंछी है, ठीक है। तो ये पता है तुम्हें, हमारे जो हिंदू रिलीजन के अंदर गरुड़ को माना जाता है किसका वाहन, विष्णु जी का वाहन माना जाता है, गरुड़ के ऊपर बैठ के आते हैं, ठीक है। तो गरुड़ को एक सिंबल ऑफ मतलब भिगोर मानते हैं, मतलब वीरत्व का सिंबल है। तो कौन सा डायनेस्टी इसको पहले गुप्तों ने पहले इसको अडॉप्ट किया था, गुप्त डायनेस्टी के अंदर ये एक नेशनल एम्बलम हुआ करता था। उसके बाद और कौन इसको अपने सिंबल के हिसाब से इस्तेमाल किए, राष्ट्रकूटज ने या फिर वेस्टर्न चालुक्यज या फिर सिलहरेज ने ना चेदीज ने, कौन इसको ले रहे थे अपने सिंबल के हिसाब से, बताओ, राष्ट्रकूटज, ठीक है। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के अंदर इसको फिर से अपना नेशनल सिंबल के हिसाब से एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। गुप्तो पहले तो इसको गुप्तो के किंग्स इसको एक नेशनल सिंबल, उनका जो पताका होता था, ठीक है, जो नेशनल सिंबल ऐसे पकड़ के तुमने देखा होगा, राजा चलते हैं उनके पीछे से पताका पकड़ के चलते हैं, युद्ध में भी तुमने देखा होगा बहुत सारे जो घोड़े हाथी लेके चलते हैं, उनके साथ ऐसे सिंबल वाला पताका चलता है। ये कौन सा राज्य का है, ठीक है। तो राष्ट्रकूटज डायनेस्टी में इसको फिर से अडॉप्ट किया गया था। देखो, सारनाथ इज लोकेटेड इन व्हिच अमंग द फॉलोइंग ओके इवेंट्स इन द बोध, ओके। तो बुद्ध के अंदर जो सारनाथ है, इसका ऑलरेडी आंसर मैंने इससे पहले क्वेश्चन में दे दिया हो, ऑलरेडी तुम बोल सकते हो। सारनाथ एक प्लेस है जहाँ पे भगवान बुद्ध ने क्या किया था, फर्स्ट सरमन, लास्ट सरमन, या महापरिनिर्वाण, या फिर धम्मचक्र परिवर्तन, क्या हुआ था वहाँ पे, फर्स्ट सरमन हुआ था। बुद्ध जी ने अपना पहला जो टीचिंग है अपने डिसाइपल को दिया था, फर्स्ट जो उनका टीचिंग है इसको फर्स्ट सरमन कहते हैं, ठीक है। जो महापरिनिर्वाण है ये उनका डेथ को डिफाइन करता है, ठीक है, डेथ, महापरिनिर्वाण, ठीक है, डेथ। धर्मचक्र परिवर्तन मैंने बता दिया था, व्हील, ठीक है, व्हील सिंबलाइज करता है, ठीक है। फास्ट सरमन जहाँ पे जो धर्मचक्र परिवर्तन, इसी फास्ट सरमन को ही धर्मचक्र परिवर्तन ही कहते हैं, ठीक है। सारनाथ। हु वाज द राइटर ऑफ कल्पसूत्र, कल्पसूत्र का राइटर कौन है, ओके। हरिबंधु, हरिभद्र, ना भद्रबाहु, ना सुद्रम स्वामी, ना नेमिचरण, नेमिचरण ना। कल्पसूत्र को रिटर्न कौन किए थे रे, भद्रबाहु, ठीक है। भद्रबाहु ने रिटर्न किए थे इसको, ठीक है। भद्रबाहु का ही राइटर्स है कल्पसूत्र। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उस टाइम पे क्या हुआ ना, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस मतलब क्या हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, राज्य शासन, ठीक है। तो इसको उन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया, ठीक है। अभी भी हमारा डेमोक्रेसी के अंदर हम क्या करते हैं, डिसेंट्रलाइज करते हैं नहीं, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को उन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया। डिसेंट्रलाइज मतलब किंग तो एक जगह पे रहेगा और उन्होंने क्या करेगा, अपने सूबा में छोटा छोटा उसको सूबेदार नियुक्त कर देगा या फिर एडमिनिस्ट्रेटर हेड अपॉइंटमेंट कर देगा। तो पहले किसी जगह किस टाइम पे, ये हिस्ट्री के अंदर पहले जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस पहले अडॉप्ट किया गया वाज फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड, गुप्त पीरियड में या मौर्यन पीरियड में, शुंग पीरियड में या फिर सातवाहन पीरियड में, किसके पीरियड में इसको पहले अडॉप्ट किया गया था, बताओ किसके पीरियड में, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा पीरियड में, सातवाहन के पीरियड में, ठीक है। तो इन्होंने डिसेंट्रलाइज किया था अपना कौन सा जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है। अभी भी हमारे डेमोक्रेसी के अंदर हम क्या करते हैं, डिसेंट्रलाइज करते हैं। हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, ठीक है, उसके नीचे कौन सा गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट होता है, उसके नीचे हमारा कौन सा गवर्नमेंट होता है, लोकल गवर्नमेंट होता है, ठीक है। इसीलिए हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको हम 3 टायर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डेमोक्रेसी के अंदर फॉलो होता है। तो उसी टाइप का सिस्टम एंशिएंट टाइम पे कौन उसको एस्टेब्लिश किए थे, तो सातवाहन डायनेस्टी के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था।
व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, कश्मीर के रिलेट के साथ कौन सा पार्ट यहाँ पे एस्टेब्लिश है या फिर रिलेट है कश्मीर के हिस्ट्री के साथ, राज तरंगिणी या फिर अशोक वर्धन या फिर विक्रम संभव या फिर अर्थशास्त्र, कौन सा रिलेटेड है बताओ कौन सा, राज तरंगिणी, ठीक है। तो कश्मीर की हिस्ट्री के ऊपर लिखा गया है राज तरंगिणी, लिखे किसने, कल्हण ने, ओके, कल्हण ने इसको लिखा था राज तरंगिणी। बहुत ही कश्मीर का बहुत ही एक टॉप हिस्ट्री है, ठीक है। इंडिया के अंदर भी कश्मीर का बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजीशन रहता है, ज्योग्राफी के अंदर तुमने पढ़ा होगा स्ट्रैटेजिक लोकेशन, ठीक है। तो कश्मीर को पहले एक स्पेशल स्टेट्स का मान्यता भी दिया गया था, ठीक है। तो आर्टिकल 370 का विड्रॉ होने के बाद कश्मीर को अभी अपने 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया है, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इस टाइप का एनालॉजिकल क्वेश्चन भी आता है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से करना, ये वाला क्वेश्चन गलत होता है बहुत टाइम पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है, ट्रैवलर और ड्यूरिंग द राइन ऑफ किंग, ठीक है। कौन सा ट्रैवलर मतलब फॉरेन ट्रैवलर किसका टाइम पीरियड पे आए थे, ठीक है, ड्यूरिंग व्हिच राइन्स, ठीक है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, या फिर डेमासियस अशोक के टाइम पे, या ह्वेनसांग हर्षवर्धन के टाइम पे, या फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे, बताओ कौन सा गलत है। यहाँ पे लिखा है व्हिच अमंग द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ओके, कौन सा गलत है, ठीक है। हमेशा हम क्या करते हैं ना, हमें दिमाग में रहता है सारे करेक्ट आंसर याद रहता है ना, तो इसीलिए नॉट को कभी हम ओमिट करके चले जाते हैं। तो कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन गलत है, ठीक है। डेमासियस ये आए थे किसके टाइम पे पता है ना, ये अशोक के टाइम पीरियड के नहीं, बिंदुसार के टाइम पीरियड पे आए थे, ठीक है, बिंदुसार के टाइम। बिंदुसार किसके सन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के सन थे बिंदुसार, बिंदुसार के सन है अशोक, ठीक है। तो ये इनके टाइम पे। मेगास्थनीज आए थे किसके टाइम पे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, ठीक है, ओके। डेमासियस आए थे बिंदुसार के टाइम पे, ह्वेनसांग आए थे हर्षवर्धन के टाइम पे, ठीक है, और फाहियान आए थे चंद्रगुप्त सेकंड, जिनको हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, ओके, विक्रमादित्य जो कि गुप्त डायनास्टी का एक इंपॉर्टेंट किंग है। कोई वाला गलत है, बी ऑप्शन। Last question from the history part. Which among the following is the Buddhist philosopher pursued the Indo-Greek king Menander? Okay, Menander to accept Buddhism. तो बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करने के लिए किन्होंने यहाँ पे प्रेरित किया था, जो कौन सा फिलोसोफर, बुद्धिस्ट फिलोसोफर है जो कि इंडो ग्रीक किंग मिनांडर को बुद्धिस्ट या बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए, या उसको एक्सेप्ट करने के लिए उनको बताया था, ओके। असंग ने, या फिर नागसेन ने, या धर्मकीर्ति ने, ना जुम्बुको ने, बताओ कौन सा होगा, नागसेन ने, ठीक है। तो नागसेन ने ये जो हमारे जो जितने सारे बुद्धिस्ट किंग है या फिर बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करने के लिए इन्होंने बोला था, क्योंकि आगे चल के बुद्धिज्म को बहुत प्रमोट किया गया था, इंडिया के अंदर तो प्रमोट नहीं हुआ था, आगे चल के ये सिंहल, ओके, सिंहल जिसको हम श्रीलंका कहते हैं, श्रीलंका कहते हैं, यहाँ पे भी होता है। अशोक अपने जो पुत्री और मतलब बेटा और बेटी को भेजे थे, संघमित्रा, ओके, और हमारे राहुल उनको भेजे थे आगे, संघमित्र को भेजे थे यहाँ पे, तो बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद सबसे डिफिकल्ट लगने वाला पार्ट लगता है हमें इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का ये वाला कौन सा मैप दिख रहा है, ठीक है, एक ग्रोथ मैप है, ठीक है, शेयर मार्केट पता है नहीं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर ये रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स का कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, इजी क्वेश्चन है। चलो पहले क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, देखो मतलब थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन कौन करता है, आरबीआई, सारे बैंकों का फादर है ये, ठीक है। आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये प्ले करता है एक इंपॉर्टेंट रोल इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट, तो कौन सा मार्केट में आरबीआई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको हम ओपन मार्केटिंग सिस्टम कहते हैं, क्योंकि सारे बैंक को जो मनी का फ्लो है या फिर मनी का डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है, आरबीआई करता है। उसको हम ग्लीच एजेड मार्केट कहते हैं, या प्राइमरी मार्केट कहते हैं, या फिर सेकंड मार्केट कहते हैं, या नॉन ऑफ द सेट, कौन सा होगा बताओ, ग्लीच एजेड मार्केट, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर मतलब आरबीआई क्या करता है ना, सारे बैंक को कंट्रोल करता है, जितने सारे बैंक है वो सारे कंट्रोल किसमें है ना, आरबीआई के अंडर कंट्रोल रहते हैं, ठीक है। तो आरबीआई सबको मनी डिस्ट्रीब्यूट करता है, कितना उनका क्या होगा ना, मार्केट का वैल्यू होगा वो डिप्लाइन करता है, ठीक है। इसके कारण मार्केट के अंदर जो आता है हमारा क्या आता है, मतलब राइज या फॉल आता है, जिसको हम बुलिश मार्केट या फिर बियरिश मार्केट कहते हैं। बुलिश मार्केट मतलब मार्केट अगर राइज हो रहा है तो उसको हम बुल मार्केट कहते हैं, अगर मार्केट अगर स्लो हो रहा है या शेयर मार्केट डाउन हो रहा है उसको हम ओके बियरिश मार्केट कहते हैं, ठीक है। देखो
Which among the following is used for the situation too much money chasing for too much goods? ओके हमारे पास अगर ज़्यादा मनी होगा तो डेफिनेटली हम ज़्यादा चीज़ भी खरीदेंगे, ठीक है। इसका टर्म इकोनॉमिक्स में क्या डिफाइन किया गया है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, या फिर कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, या फिर स्टैगिफिकेशन, या फिर हाइपर इन्फ्लेशन। इसको हम क्या कहते हैं? अगर ये क्वेश्चन अगर समझ में आ जाएगा, ये वाला लाइन समझ में आ गया, तो मतलब तुम्हारे पास अगर ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा खर्चा भी करोगे, मतलब इकोनॉमी ग्रोथ हुआ मींस यू कैन स्पेंड मोर, ठीक है। हम तभी स्पेंडिंग करते हैं जब हमारे इकोनॉमी का ग्रोथ होता है, मतलब इनकम अगर ज्यादा होगा तो स्पेंडिंग भी ज्यादा करेंगे, ठीक है, एक्सपेंडिचर भी ज्यादा होगा। तो टू मच मनी चेजिंग फॉर टू मच गुड्स, ठीक है, क्या होगा? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। तो मतलब जितना डिमांड होगा तो मार्केट के अंदर उतना लोग खरीदारी करेंगे, ठीक है। इसके हिसाब से कभी कभी जब मार्केट में स्लो डाउन भी आ जाता है, मंदी आ जाती है, मतलब शॉर्टेज हो जाते हैं कभी कभी, मान लीजिए चीज का डिमांड है लेकिन वो चीज अवेलेबल नहीं होगा, तो मतलब उसका राइज हो जाता है, उसका प्राइस हाइक हो जाता है, ठीक है, जिसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। Which among the following is considered to be the main determinants of the level of activities of the national income terms, ठीक है। The national income terms की अगर हम बात करते हैं तो लेवल ऑफ यहाँ पे क्या बोल रहा है? Which of the following is considered to be the main determinant, ठीक है। तो मेन डिटर्मिनेंट कौन है? ठीक है, जहाँ पे लेवल ऑफ एक्टिविटीज के हिसाब से, लेवल ऑफ एक्टिविटीज मतलब हम बहुत सारे लेवल ऑफ एक्टिविटीज करते हैं, तुमने देखा होगा नहीं, हमारे बहुत सारे सेक्टर्स है। कौन कौन से सेक्टर है? एक प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर हम कौन सा सेक्टर बोलते हैं ना? एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा प्राइमरी सेक्टर है। उसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर को हम कौन सा सेक्टर कहते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। उसके बाद आता है टर्शियरी सेक्टर, ठीक है, ये हमारा जनरली सर्विस सेक्टर होता है, ठीक है, या फिर कम्युनिकेशन सेक्टर होता है, ठीक है। तो ये सेक्टर एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, मतलब प्राइमरी सेक्टर का गुड्स सेकेंडरी सेक्टर में यूटिलाइज होता है प्रोडक्ट बनाने के लिए, मतलब जो हमारे खेतों या फार्म से निकलता है जो चीज़, उसको हम कहाँ पे यूटिलाइज करते हैं? इंडस्ट्रियल सेटअप में। वहाँ पे मान लो शुगर के निकला फार्म से, उसको हमने यूटिलाइज किया कहाँ पे? शुगर इंडस्ट्री में, यहाँ पे शुगर बना, जैगरी बना, ओके। हनी आया तो उससे हमें हनी फॉर प्रोडक्शन हुआ, हनी बी का रेयरिंग से, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर में जो गुड्स बनता है उसको हम सेकेंडरी सेक्टर में यूटिलाइज करते हैं, और सेकेंडरी सेक्टर में जो गुड्स बनता है उसको लोगों के पास या कस्टमर के पास पहुंचाने का काम किसका होता है? टर्शियरी सेक्टर, जिसको हम सर्विस या कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, अभी जो इंटरनेट है, बैंकिंग है, होटल, रेस्टोरेंट, ये सारी कौन से सेक्टर में आता है? टर्शियरी सेक्टर के अंदर आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? जो लेवल ऑफ एक्टिविटी है नेशनल इनकम के टर्म से, उसको हम क्या कहेंगे? लेवल ऑफ टैक्सेशन कहेंगे, रियलाइज इन्वेस्टमेंट कहेंगे, या प्लानिंग सेविंग कहेंगे, या फैक्टर मोबिलिटी कहेंगे। बताओ मेन डिटरमाइनेंट कौन है? क्या होगा? रियलाइज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो कितना हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बेसिस पे ही हमारा होता है, क्योंकि मार्केट में हम क्या करते हैं ना? पैसा का इन्वेस्टमेंट करते हैं। पैसा इन्वेस्टमेंट कैसे होता है? ओनली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं होता, हम कोई चीज़ अगर गुड्स भी खरीदते हैं वो भी हमारा वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट ही है, ठीक है। अगर तुम भी कोई चीज़ खरीदते हो तो उसके नीचे लिखा होता है, तुमने कभी कोई सामान देखा है ना, उसके नीचे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस, तो मतलब तुम जो चीज़ खरीद रहे हो उसका टैक्सेस कहाँ पे जा रहा है? स्टेट गवर्नमेंट को भी या सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जा रहा है, ठीक है। तो जो गुड्स हम परचेज करते हैं तो वहाँ पे हम टैक्स भी पे करते हैं। Which among the following revolution is related to the fertilizers? ये इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आराम से इसको बता सकते हो। सिल्वर रिवॉल्यूशन, या ग्रे रिवॉल्यूशन, या गोल्डन रिवॉल्यूशन, या पिंक रिवॉल्यूशन? बताओ कौन सा रिवॉल्यूशन? गोल्डन? इतना गलत तो नहीं हो सकते, बताओ। ग्रे रिवॉल्यूशन, ओके, ग्रे रिवॉल्यूशन, इसका हम फर्टिलाइजर के साथ एसोसिएट करते हैं। सिल्वर रिवॉल्यूशन किसके लिए हुआ था रे? एग प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, अंडा प्रोडक्शन के लिए। गोल्डन रिवॉल्यूशन किसके लिए हुआ था? ऑयल सीड्स या पल्सेस, ओके, इतने सारे पल्स का प्रोडक्शन हुआ था, इसके लिए हमारा गोल्डन रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है। पिंक रिवॉल्यूशन हुआ था मीट के लिए, और किसके लिए? हमारा जो फ्लावर या परफ्यूम प्रोडक्शन, ओके, मीट के लिए या फिर परफ्यूम प्रोडक्शन, ठीक है, मतलब फ्लावर के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ तुम अदर रिवॉल्यूशन भी याद रखना। कौन सा रिवॉल्यूशन? ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, किसके लिए रे? ये सारे हमारा फूड ग्रेन्स। इट इज करेक्ट फॉर इट इज कौन रिवॉल्यूशन? ग्रे, सिल्वर, गोल्डन, पिंक, ओके, हाँ। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड फॉर जूट, ओके। व्हाइट फाइबर रिवॉल्यूशन, कॉटन, okay. Blue revolution, different colors, okay, so that is revolution also marker. 25 देखो, which of the following target in integrated action plan IAP का टारगेट क्या है? ठीक है, ड्रॉट से मुकाबला करना, टेररिज्म के ऊपर, या फिर लेफ्ट विंग
एक्सटर्नलिज्म, इससे मुकाबला करना, या वाइड स्प्रेड पॉवर्टी से टैकल करना। ठीक है, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान ये इंडिया का एक इम्पोर्टेंट प्लान है, IAP कहते हैं या इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान। किसको डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है लेफ्ट विंग एक्सटर्नलिज्म। ठीक है, तो बाहर का कोई अगर हम कोई प्रेशर आता है तो उस टाइम इंडिया उसको कैसे टैकल करेगा। ठीक है, तो टैकल करेगा उसके लिए हमें स्ट्रैटेजिक प्लान बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान का टारगेट है। 26 नंबर, द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रिफ्लेक्ट्स दिस। ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन मतलब लेबर क्या होते हैं, तो मैक्सिमम जगह पे जो कंट्रीब्यूशन होता है जिसमें इतने सेक्टर, सर्विस सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर, मतलब जितने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर, सब जगह पे किन का जरूरत होता है? लेबर। ठीक है, लेबर डे एक पालन होता है कब? ना May 1 को। ठीक है, May 1 को हम लेबर डे भी कहते हैं। ठीक है, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रिफ्लेक्ट क्या रिफ्लेक्ट करता है? द पर्सन हु एक्सप्रेस देयर विलिंगनेस टू वर्क, जो पर्सन अपना इच्छा जाहिर करता है कोई काम को करने के लिए, विलिंगनेस उसे बोलते हैं। ठीक है, विलिंगनेस टू वर्क। ना द पर्सन हु आर एम्प्लॉयड, जो पर्सन ऑलरेडी काम पे लगा हुआ है या फिर उसको काम पे जा रहा है तो एम्प्लॉयड है, उसको हम कहेंगे। या फिर पर्सन हु आर कैपेबल टू वर्क, ओके, जो कैपेबल है वर्क के लिए बट नॉट विलिंग टू वर्क, लेकिन काम नहीं कर रहा है, या फिर नॉन ऑफ दिस। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रिफ्लेक्ट, मतलब ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है? ठीक है, किसके ऊपर रिफ्लेक्ट करता है? बताओ। जनरल लेबर फोर्स कहाँ से आता है? यंग मास से। ठीक है, जितने सारे हमारे यंग पीपुल है, तो इंडिया को इतना यंग पीपुल या फिर यूथ कंट्री क्यों कहा जाता है? यहाँ से 60% पीपल, मोर देन 60% पीपल कौन सा है? यंग पीपुल है, इसलिए इंडिया को एक यंग कंट्री माना जाता है। तो क्या होगा? सी ऑप्शन, द पर्सन हु आर कैपेबल टू वर्क बट नॉट विलिंग टू वर्क। ठीक है, तो मतलब जो लोग काम करने के लिए क्या है? कैपेबल है, उनके पास टैलेंट है, वो काम करने के लिए राजी हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे टाइम पे हम क्या करते हैं? एजुकेशन के सेक्टर में अभी देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पे चला जाता है एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन खत्म करने के बाद कुछ स्टार्ट करते हैं, कुछ पढ़ाई करते वक्त स्टार्ट करते हैं, कुछ अदर जगह पे। ठीक है, तो बहुत सारे जो एलिजिबल पर्सन है लेकिन अगर काम कर रहे हैं काम पे, मतलब लो लेबर वेजेस में काम कर रहे हैं, मतलब वो एक इंजीनियर है, उसका सैलरी पैकेज कितना होना चाहिए था? नियर अबाउट 20,000 होना चाहिए था, या फिर 50,000 होना चाहिए था, लेकिन वो काम कर रहा है कितना? ना 10,000 की सैलरी पे काम कर रहा है, मतलब वो अपना स्किल को डिग्रेड कर रहा है। जितना लो वेजेस में, मतलब उसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। ठीक है, उसका कैपेबिलिटी तो ज्यादा है लेकिन वो काम कर रहा है कहाँ पे? लो वेजेस पे। ठीक है, तो मतलब पर्सन के पास कैपेबल है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, विलिंग टू वर्क, जिसके कारण क्या होगा? लेबर रेट पार्टिसिपेशन हो रहा है। ये ज्यादातर इफेक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, तो पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन हो रहा है, ठीक है, इसी कारण क्या हो रहा है? लोग, तुम अगर 10,000 में काम नहीं करेगा तो तुमसे कम सैलरी में 8,000 में काम करने के लिए और भी 5 लोग रेडी है। एक पोस्ट के लिए PhD का कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, मतलब स्वीपर का पोस्ट के लिए। मतलब इसके रेट से पता चलता है हमारे इंडिया के अंदर क्या है ना, बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, डिस्कसिंग द प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स मतलब लाभ और क्षति, या फिर ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI। ठीक है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, इस सिचुएशन इज कॉल्ड एक्सप्लोरेशंस इज डिस्कस्ड। तो व्हाट इज एक्सप्रोपायरेशंस। एक्सप्रोपायरेशन को हम क्या कहते हैं? ठीक है, एक टर्म है एक्सप्रोपायरेशन। जब हम किसके बारे में डिस्कशन करते हैं ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, तो बाहर का जो पैसा हमारे इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखो अगर बाहर का कोई कंपनी है तो इंडिया के अंदर अपना स्टार्टअप खुला हुआ है, अपना जैसे कंपनी सेटअप किया हुआ है, तो वहाँ पे इंडिया से पैसा कमाता है, वो अपना कंट्री के अंदर पैसा जाता है, इंडियन गवर्नमेंट कुछ टैक्स रखा और रिटर्न रिमेनिंग पैसा वो ले जाता है। ठीक है, तो एक्सप्रोपायरेशन का मीनिंग क्या है? ठीक है, इट इज द सिचुएशन when government can take the control of a foreign property and asset if it feels. Now, expropriation is one of the fundamental means by which one can invest its property. ना ये वाला होना चाहिए ना। expropriation is the one of the aspect of FDI planning closely related to the potential profit and returns on it. Now, expropriation is the ban by the government on the farm's representation of the property to its the home country. क्या होना चाहिए बताओ? क्या होगा? इट इज अ सिचुएशन, गवर्नमेंट क्या करेगा? एक्सप्रोपायरेशन मतलब, तो इसको ए ऑप्शन होगा। एक्सप्रोपायरेशन इज सिचुएशन वेयर गवर्नमेंट कैन टेक कंट्रोल ए फार्म प्रॉपर्टी ऑन द एसेट ऑफ इट्स इफ इट फेल। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा? अगर देखता है वो जो फॉरेन कंपनी है, ठीक है, वो अपना टाइम से टाइम गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट का रूल एंड रेगुलेशन को वायोलेशन कर रहा है, तो मतलब उसका जो
प्रोजेक्ट है या फिर उसका जो कंपनी का जो वैल्यूएशन है, तो उसको गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले सकता है। अगर गवर्नमेंट चाहेगा ये आगे चल के हमारे कंट्री छोड़ के जा सकता है। कभी कभी जैसे तुमने देखा हो बहुत सारी कंपनी उनका लॉसेस हो जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे उनका जो एसेट होता है, जो कंपनी का चीज होता है, उसको गवर्नमेंट क्या ले लेता है ना, अपने कंट्रोल में ले लेता है। उसका ऑक्शन किया जाता है, मतलब बिडिंग किया जाता है, ऑक्शन किया जाता है, तो उसको गवर्नमेंट क्या करता है ना, सेल कर देता है, ये भी दूसरी कंपनी को, अदर कंपनी को हैंड ओवर कर देता है, ठीक है। गवर्नमेंट अगर देखा ये कोई कंपनी ऐसे कर रहे हैं तो गवर्नमेंट उसको अपने कंट्रोल में ले सकता है, ठीक है। Which of the following countries does not match of its famous tourist places? इनमें से कौन सा एक फेमस टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ठीक है, कौन सा कंट्री के? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये तो हमें पता है, ओके। भूटान में पारो तांगसंग, या नेपाल में पशुपतिनाथ टेम्पल, या श्रीलंका में पद्मनाभ स्वामी टेम्पल? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है टूरिज्म प्लेस? बताओ कौन सा टूरिज्म प्लेस मैच नहीं है? भूटान, ठीक है, तो ये वाला भूटान के अंदर जो तांग पारो टेम्पल है ये नहीं है वहाँ पे। चाइना के अंदर तो ग्रेट वॉल है हमें पता है, नेपाल के अंदर पशुपतिनाथ का टेम्पल है, ओके, महादेव शिव जी का, ठीक है। श्रीलंका के अंदर पद्मनाभेश्वर नाथ स्वामी टेम्पल्स है, जहाँ पे भगवान लॉर्ड हमारे विष्णु का टेम्पल है, ये करेक्टली मैच है, ओनली ये वाला ही गलत है। The opening of maximum number of ATMs is an example of which type of following market? ठीक है, तो ATMs का नंबर इंक्रीज करना, मतलब कंट्री के अंदर तुम देखा होगा बहुत सारी जगह पे हम क्या कहते हैं, ATM मशीन यूज होता है। ATM को हम क्या कहते हैं? ओके, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट में पैसा जनरेट करने के लिए, पैसा निकालने के लिए यूज होता है। ये क्या होता है गवर्नमेंट का? इसको हम इनडायरेक्ट मार्केटिंग कहेंगे, या फिर गवर्नमेंट का डायरेक्ट मार्केटिंग है, या फिर ये सोशल मार्केटिंग है, या इनमें से कोई भी नहीं? क्या होगा बताओ? गवर्नमेंट का ये डायरेक्ट मार्केटिंग है, मतलब लोगों के पास पैसा पहुंचाने का एक मकसद है, ठीक है। तो लोगों के पास जब करेंसी पहुंचेगा तो लोग क्या करेंगे, कंट्री के अंदर उसको यूटिलाइज करेंगे, गुड्स को खरीदेंगे, ठीक है। इसीलिए ये गवर्नमेंट का क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग पॉलिसी है, ठीक है। दैट इज लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द इकोनॉमिक्स। इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इंटरनेशनल ट्रेड इज लो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टोटल प्रोडक्शन? ठीक है, तो कौन सा क्रॉप्स के अंदर यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड करके बात करते हैं, मतलब हमारा जो एक्सपोर्ट रेशियो है, ये हमारे इंडिया के अंदर तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन उसको हम बाहर को एक्सपोर्ट बहुत ही कम अमाउंट में कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उतना एक्सपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, या स्टोरेज कैपेसिटी हमारे पास कम है। राइस या कॉफी या रबर या व्हीट, किसका हम बाहर को एक्सपोर्ट बहुत ही कम अमाउंट में कर रहे हैं? बताओ क्या होगा? राइस। तो राइस का प्रोडक्शन में चाइना नंबर 1 है, इंडिया सेकंड हाईएस्ट में आता है। फिर भी उसके बाद क्या होता है, तो राइस का जितने सारे प्रोडक्शन हो रहा है वो हमारे इंडिया के अंदर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, पीडीएस सिस्टम। तुमने देखा होगा हमारा जो कंट्रोल होता है पीडीएस, ठीक है, वो क्या करते हैं, हमारे सारे लोगों को फ्री में चावल देता है, या फिर 1 रुपया में, बहुत मिनिमम प्राइस में 1 रुपया 2 रुपया वहाँ पे चावल प्रोवाइड किया जाता है, मतलब मैक्सिमम कंज्यूमशन हमारे इंडिया के अंदर हो जाता है। उसके साथ साथ हमारे पास उतना स्टोरेज कैपेसिटी नहीं, इसके कारण हम उसको स्टोर करके नहीं रख पा रहे हैं, और उसको नियर बाय फ्यूचर में ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड इसका बहुत ही कम है, ठीक है। तो कौन सा प्रोडक्ट है, वो है राइस, ठीक है, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, आगे हम डिस्कशन करेंगे। लास्ट सेक्शन 10 क्वेश्चन है पॉलिटी का, ठीक है। ये हमारा न्यू संसद भवन है, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पॉलिटी का। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट कौन प्रोवाइड करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, या वाइस प्रेसिडेंट, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? कौन अपॉइंटमेंट देते हैं? प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इनको वोट टेकिंग में प्रेसिडेंट हेल्प करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। तो प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? जो लीडर होता है, किसका? जो मेजोरिटी पार्टी का, ठीक है। मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर होता है उसको हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, पीएम कहते हैं। इसको ओथ या फिर जो शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट, तो इनका अपॉइंटमेंट इनके द्वारा ही होता है। Okay, whoever the following shall be communicate to the president to all the decisions of the council of minister under article 78। तो अंडर आर्टिकल 78 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जितना सारे डिसीजन है उसको प्रेसिडेंट के पास कौन पहुंचाता है? होम मिनिस्टर, ना प्राइम मिनिस्टर, ना अटॉर्नी जनरल, ना फाइनेंस मिनिस्टर। कौन पहुंचाता है? प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली रिलेटेड किसके साथ है? ना लोगों के साथ है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा? होम मिनिस्टर होम एफआईआर में जितने सारे डिसीजन होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में, तो उसको प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करने का काम किसका होता है? प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ये उनका हेड है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड है ये, इसलिए ये रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज प्रेजेंट कंटेन्स द फॉलोइंग नंबर ऑफ जजेस। तो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा वाला कोर्ट या फिर सबसे टॉप मोस्ट कोर्ट, जुडिशियल लेवल का सबसे बड़ा कोर्ट, उसको हम क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट कहते हैं।
इसके अंदर कितने नंबर ऑफ जजेस हैं प्रेजेंटली? 25, 31, 20 या फिर 30 जजेस। कितना जजेस हैं? नो, 25 रॉन्ग। कितना? 31। ठीक है, अभी इसको रिवाइज भी कर दिया गया है, 31 नहीं, अभी 34 नंबर ऑफ जजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, 31 से लेकर 34 तक जजेस रह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसको हम क्या कहते हैं ना, बेंचेस ऑफ जज। बहुत सारे सेक्टर में क्या होता है, डिसीजन कोई एक आदमी लेगा तो गलत डिसीजन ले सकता है, जो भी जस्टिस होते हैं। तो चीफ जस्टिस होंगे, उनके साथ साथ और भी जस्टिस बैठेंगे, तो बेंच ऑफ जस्टिस बैठते हैं। 9 सीटेड 10 जजेस का बेंच होता है, 11 जजेस का, 9 जजेस का, ठीक है, 12 जजेस का। तो मैक्सिमम 31 से लेकर 34 जजेस बैठ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक चीज को सुनाने के लिए या फिर एक का जुरिडिक्शन देने के लिए। देखो, Who among the following appoints the chief justice? ठीक है, चीफ जस्टिस को किसने अपॉइंटमेंट करते हैं? जो चीफ जस्टिस होते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो हेड पोजीशन होता है, ओके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जितने हैं जजेस से, उसे कौन अपॉइंटमेंट करता है? प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट? बताओ। प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास ही पावर है अपॉइंटमेंट करने का। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। Which of the following is the power of the Supreme Court? सुप्रीम कोर्ट का पावर क्या है? ठीक है, ओरिजिनल एंड एप्रीहेट जुरिस्डिक्शन, या अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, या फिर जुडिशियल रिव्यू, या फिर ऑल ऑफ द अबव? ऑल ऑफ द अबव। ये इजी क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन, ओके, लड्डू वाला क्वेश्चन है, इसे हमें पता चल जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमें मैक्सिमम वर्क देखने को मिलता है। तो ओरिजिनल, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या फिर अपार्ट जुरिस्डिक्शन है, कोई जुरिस्डिक्शन पेंडिंग है, तो उसको सॉल्व कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कोई नहीं है, लोअर कोर्ट का जितने सब डिसीजन है उसको क्या कर सकता है? खारिज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, और उनके ऊपर अपना वर्डिक्ट दे सकता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जज, जहाँ पे जजेस की जरूरत पड़ेगा, ठीक है, तो वो जजेस के लिए अपॉइंटमेंट ही कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ये पहला पार्ट से कोई जजमेंट है, तो जजमेंट अगर गलत हो गया है तो उसको रिव्यू भी ले सकता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये सारे काम किसका है ना? सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। तो which article of the Constitution of India provides the composition and jurisdiction of the Supreme Court? यहाँ पे कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है तो कंपोजिशन एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द इंडियन सुप्रीम कोर्ट? इंडियन सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल्स कौन सा है? आर्टिकल 37 से 141, या आर्टिकल 144, आर्टिकल 126 या आर्टिकल 124? कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 144? नो, आर्टिकल 124। ठीक है, 124 से ये वाला ओनली 124 तो बिगिनिंग आर्टिकल है, लास्ट आर्टिकल कितना होगा? 147। तो 124 से लेके 124 आर्टिकल से लेके 147 तक जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का कौन सा आता है? कंपोजिशंस एंड जुरिस्डिक्शन। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का वर्क क्या है एंड सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट कैसे दे सकते हैं, इसको हम जुरिस्डिक्शन कहते हैं। तो ये आर्टिकल्स आता है 124 से लेके 147 तक। ठीक है, तो नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट, ठीक है, तो इंडिया के अंदर जो नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट होता है इसका एक कमीशन है, एनजेएससी उसे बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन? उसके अंदर कौन कौन होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट का जजेस होते हैं, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस होते हैं, या ऑल ऑफ द अबव होते हैं? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट, इसलिए ऑल ऑफ द अबव यहाँ आंसर है। अगर मतलब नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है, तो इंडिया के अंदर जो जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन होता है जो कि जज को अपॉइंटमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिनका जजेस अपॉइंटमेंट तो डायरेक्ट नहीं होता, ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है। ठीक है, 15 इयर्स का नियर अबाउट एक्सपीरियंस होने के बाद वो कहाँ पे अपॉइंट हो सकते हैं? एज ए जज। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पे होते हैं, उस कमीशन के अंदर मेंबर होते हैं 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट का, ये भी वहाँ पे होते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ, ओके, यूनियन मिनिस्टर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो यूनियन लॉ मिनिस्टर होता है वो भी वहाँ पे रहते हैं, उसके साथ साथ जस्टिस भी होते हैं, लॉ एंड जस्टिस इसका मिनिस्टर होते हैं, तो सब होते हैं यहाँ पे। Which of the following amendment act amended the preamble of the Indian Constitution? ठीक है, इसको हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्या कहते हैं? मिरर, ठीक है, या फिर फेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं प्रीएम्बल को। ठीक है, ये कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको अमेंडमेंट किया गया था? 44 अमेंडमेंट एक्ट, या 42nd, या 56, या फिर इट नेवर बी अमेंडेड? कौन सा होगा? 42nd। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में, 1976 में आया था। तो इस टाइम पे 42nd अमेंडमेंट एक्ट इस टाइम पे हुआ था, तो इसके हिसाब से प्रीएम्बल को हम एडॉप्ट किए थे, फिर उसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किए थे, ऐड क्या किए थे ना? सॉवरेन, ठीक है, सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक। ठीक है, ये पॉइंट हम ऐड किए थे। इंडिया एक सार्वभौमत्व कंट्री है, सोशलिस्ट,
सारे सबको समान से देखेगा। रिपब्लिक मतलब इंडिया के अंदर जुडिशरी सिस्टम होगा ये लॉ के ऊपर बेस्ड होगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट सोवरेन, सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक टर्म हमने ऐड किए थे। कौन सा अमेंडमेंट में? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। ठीक है, प्रीएम्बल में ऐड किए। Which was the parliamentary forum of youth constituents। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री फोरम ऑफ यूथ कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फिर यूथ का जो एक कांग्रेस होता है वो यूथ कांग्रेस हम कह सकते हैं पार्लियामेंट्री फोरम। ठीक है, ये किस साल एस्टेब्लिश हुआ था? 2010 में, 2008 में, 2006 में या 1985 में? मतलब 1985 नो, 2006 में एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, इसको हम 2006 में एस्टेब्लिश किए थे। ठीक है, पार्लियामेंट्री फोरम ऑफ यूथ। ठीक है, यूथ के लिए सारे, जैसे हमारा बहुत सारे मिनिस्ट्री भी होता है, जैसे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी हमारे यूथ रिलेटेड ही होता है, गेम के लिए। लास्ट क्वेश्चन, which was the first parliamentary forum on the global warming climate changes। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंजेस के ऊपर कौन सा फोरम एस्टेब्लिश किया गया था या फिर कौन सा साल में हुआ था? 2005 में, 6 में, 7 में या 8 में? कब हुआ था बताओ? 2008 में हुआ था, 2005 नहीं, 2008। 2006 में हमारे 2006 में हमारे यूथ के लिए हुआ था और 2008 में हमारा ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही बड़ा इशू है जहाँ पे हम लॉस कर रहे हैं किसका? ना बायोडाइवर्सिटी का। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है एंड ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं बोथ नॉर्थ पोल और साउथ पोल से। ठीक है, इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज कर रहा है और क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। इसके लिए एक कमेटी बनाया गया था 2008 में, जिसको हम क्या कहते हैं? द पार्लियामेंट्री फोरम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये था हमारा आज का 40 क्वेश्चन एसएससी जीडी का। ठीक है, आज का क्लास कैसा लगा? यहाँ पे आप हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इसके साथ जोड़ सकते हैं। ये हमारा एंड्रॉइड ऐप है, यहाँ पे भी आप क्लास कर सकते हैं। आज का क्लास कैसा लगा? लाइक, शेयर और कमेंट करके अपना राय देंगे। जय हिंद, थैंक यू।